नमस्कार दोस्तों, मैं सोम प्रकाश साहू उड़ान आईएएस एकेडमी की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले भी वीडियो में हम छत्तीसगढ़ से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा किए थे, वैसे ही मैं इस बार छत्तीसगढ़ के जियोग्राफी से संबंधित और अन्य प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए वापिस आए हैं। जो उड़ान के हम देखते हैं कि आज कौन कौन से प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, साथ ही उड़ान में भी क्या है, प्रत्येक वर्ष से जो लगातार जो है राज्य स्तरीय सीजीपीएससी टेस्ट सीरीज चलाए जा रहे हैं, उसी टेस्ट सीरीज का शुभारंभ हो रहा है। 2 जुलाई को ये स्टार्ट हो रहा है भाई। 2 जुलाई के हमारा ये स्टार्ट हो रहा है आपका। 2 जुलाई से सीजीपीएससी प्री के टेस्ट प्रारंभ हो रहे हैं। ठीक, इसमें पहले जो 2 टेस्ट होंगे वो आपको बिल्कुल निःशुल्क है। प्रथम 2 टेस्ट आपके कैसे हैं, बिल्कुल निःशुल्क, आप बिल्कुल फ्री में आप टेस्ट दिला सकते हैं। ठीक है भाई, आपको जो टेस्ट के लिए जो है इसमें टोटल टेस्ट की संख्या रखी गई 50, जिसमें से 31 टेस्ट आपके जो जनरल स्टडी के रहेंगे और सी सेट के लगभग 19 टेस्ट रहेंगे। दोनों माध्यम में आपको उपलब्ध मिलेंगे, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ठीक है, प्लस बाइलिंगुअल भी है। बाइलिंगुअल में आपको हिंदी प्लस बाइलिंगुअल में आपको देखने हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। ठीक है, ये चीजें आपको देख। इसकी फीस रखी गई, बहुत न्यूनतम फीस रखी गई है। न्यूनतम फीस में आपका जो है ऑफलाइन के लिए जो है 2000 प्लस जीएसटी रखी गई है और ऑनलाइन वालों के लिए रखी गई है 1500 प्लस जीएसटी में रखी गई है। आप जो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप के माध्यम से ऑनलाइन टेस्ट दिलाया जा सकते हैं भाई। ठीक है, उड़ान आईएएस एकेडमी की इस बार कोड से आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। चलिए आज देखते हैं आगे आगे हम प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। सीजी जो प्री में हो या व्यापम में हो उससे संबंधित प्रश्नों पर देखते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन अगर देखिए, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी, ये पुराने क्वेश्चन है आपके सीजीपीएससी में एक बार पूछा गया था। पूछा क्या गया भाई, छुरी पहाड़ी की किस दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है। अगर आप देखेंगे छुरी पहाड़ी की अगर बात करेंगे तो कोरबा में आपको मिलेंगे छुरी की पहाड़ी। कोरबा के अंतर्गत क्या मिलेंगे, छुरी की पहाड़ी। यहां पर एक नदी बहती है, नदी का नाम है मांड नदी, तो इसको मांड नदी घाटी कहते हैं, मांड नदी घाटी कहते हैं। इस तरफ आपकी हसदेव नदी बहती है, हसदेव नदी प्रवाहित होती है। और हसदेव नदी कोरबा में जो बेसिन बनाती है इसको कोरबा बेसिन कहते हैं, कोरबा बेसिन कहते हैं। ठीक है, इधर मांड नदी हो गया, इधर कोरबा बेसिन हो गया, यहाँ छुरी की पहाड़ी है। छुरी की पहाड़ी की अगर इस तरफ अगर देखेंगे, इस तरफ आपको जो है मांड नदी वाले हिस्से में यहां पर आपको उदयपुर की पहाड़ी देखने मिलेंगे, उदयपुर उदयपुर की पहाड़ी। और छुरी पहाड़ी के ऊपर में यहां पर मिलेंगे महादेव पहाड़ी। और इसके ऊपर अगर जाएंगे तो सरगुजा वाले हिस्से में आपको यहां पर मिल जाएंगे मैन पाट। तो अगर पूछा जाएगा छुरी पहाड़ी की क्या पूछा गया भाई, छुरी पहाड़ी की कौन सी दिशा में महादेव पहाड़ी स्थित है। तो कहां पर स्थित है भाई, इस छुरी पहाड़ी के उत्तर दिशा में आपको मिलेंगे महादेव पहाड़ी। तो कौन सी दिशा में, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, उत्तर दिशा में। छुरी पहाड़ी की उत्तर दिशा में महादेव की पहाड़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। चलिए अगला देखिए, अगला क्या पूछ रहे हैं, छत्तीसगढ़ के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के निम्नलिखित पाठ है। अब छोटा नागपुर पाठ प्रदेश अगर देखेंगे तो छोटा नागपुर का पाठ प्रदेश कहां भाई, ठीक है भाई, ये छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के अगर ये है आपका झारखंड क्षेत्र, झारखंड क्षेत्र वाले जो है, इस झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत आपको यहां पर मिल जाएंगे भाई, यहां पर आपका छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है भाई, ये पठार आपको देखने मिलेंगे। इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में जो हिस्से हैं उसी को हम क्या कहते हैं, पाट प्रदेश कहते हैं। जिसके अंतर्गत जो पाट प्रदेश की अगर बात करेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएंगे भाई, सामरी पाट, जमीर पाट, मैन पाट, लहसुन पाट, जसपुर पाट, ठीक है भाई, और जारंग पाट, और एक आपका है पंडरा पाट। ये पाट प्रदेश हमें देखने मिलते हैं, इस छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है ये सारे के सारे पाट प्रदेश। अब इसमें पूछा गया है कि कौन सा भाई, छोटा नागपुर जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, कहां के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्र में निम्नलिखित पाट प्रदेश आते हैं। तो एक आपको मिल जाएंगे चावर पाट, ये चावर पाट तो नहीं है भाई, कई बार चावर पाट है क्या, नहीं है। मैन पाट की अगर बात करेंगे तो मैन पाट है। ठीक है, रंदाहा पाट भी यहां नहीं है। ठीक है,
जारंग पाट की अगर बात करेंगे तो जारंग पाट आपको मिल जाएंगे, ये जारंग पाट। तो ये पाट प्रदेश में हमारा दूसरा और चौथा है, तो दूसरा और चौथा कहां भाई, ये आपका डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। आगे देखिए, लहसुन पाट सामरी पाट की किस दिशा में स्थित है। अच्छा, इसका सीक्वेंस नहीं बताया, अगर दिशा की हम बात करते हैं कि कहां पर है, पाट प्रदेश देखें भाई, तो यहां पर आपका सामरी पाट अगर है, सामरी पाट बलरामपुर के अंतर्गत, तो इसी के इस दिशा में अगर जाएंगे तो इस दिशा में जो पाट प्रदेश है उसको कहते हैं जमीर पाट, जमीर पाट। इस दिशा में आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेंगे लहसुन पाट, ठीक है। नीचे अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको मिल जाएंगे पंडरा पाट, और पंडरा पाट के नीचे आपको मिल जाएंगे यहां पर जसपुर पाट, और लहसुन पाट के इस तरफ अगर जाएंगे तो यहां पर मिलेंगे आपको जारंग, जारंग पाट, और जारंग पाट से और पश्चिम में अगर चले जाएं तो यहां पर मिल जाएंगे आपको मैन पाट। तो ये क्रम आपको देखने को मिलेंगे, सामरी पाट हो गया, सामरी पाट की इधर जो जमीर पाट, यहाँ पर लहसुन पाट, नीचे आपका पंडरा पाट, उससे नीचे आपका जसपुर पाट, इधर जाएंगे जारंग पाट, जारंग पाट के बाद आपका मैन पाट। अब पूछा गया है भाई लहसुन पाट जो है सामरी पाट की किस दिशा में है। अब दिख रहा है भाई कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है, तो कौन सी दिशा हो जाएगी, पश्चिम दिशा में ये स्थित है। लहसुन पाट जो है सामरी पाट के पश्चिम दिशा में स्थित है भाई। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिज की कौन से है। अब जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो है ये मुख्य रूप से दक्कन ट्रेप चट्टान से बना है भाई, दक्कन ट्रेप जो चट्टाने हैं इनसे बना है। और दक्कन ट्रेप में मुख्य खनिज अगर पाया जाता है तो मुख्य खनिज है बॉक्साइट पाया जाता है। मुख्य खनिज क्या मिलता है भाई, बॉक्साइट। तो इसमें पूछा गया है जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत कौन सी खनिज पाई जाती है, तो कौन सी खनिज पाई जाती है भाई, इसमें मुख्य खनिज हमारा क्या है, बॉक्साइट, इनका मुख्य खनिज है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन। अगला दिया, दलहा पहाड़ किस जिले में स्थित है। ये तो बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दलहा पहाड़ कौन से जिले में स्थित। दलहा पहाड़ की अगर बात करेंगे तो वर्तमान के जो है जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आता है। जांजगीर चांपा जिले के जो अकलतरा तहसील है, अकलतरा तहसील, इसी के अंतर्गत आपको ये दलहा पहाड़ मिलेंगे, जिसकी ऊंचाई की अगर बात करेंगे तो ये लगभग इसकी ऊंचाई है 760 मीटर इसकी ऊंचाई है भाई। यहाँ पर नाग पंचमी के दिन, नाग पंचमी जो होती है उसी दिन, जो नाग पंचमी के दिन यहाँ पर मेला लगता है। नाग पंचमी दिन मेले का भी आयोजन किया जाता है, इसी दलहा पहाड़ में होता है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन सी पहाड़ी क्षेत्र जो है कौन कौन से जो आपके जिलों के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें, इसमें पहला दिया हुआ है बैलाडीला की पहाड़ी। तो बैलाडीला की पहाड़ी आप जानते हो कहां पर है भाई, आपका दंतेवाड़ा के अंतर्गत। देवगढ़ की पहाड़ी की अगर बात करेंगे तो देवगढ़ की पहाड़ी आपको मिल जाएंगे सरगुजा के अंतर्गत। उदयपुर की पहाड़ी की अगर बात करेंगे तो उदयपुर की पहाड़ी का विस्तार अभी हम देखें भाई, उदयपुर के विस्तार कहां पर है, कोरबा के अंदर। कोरबा रायगढ़ में आपको, कोरबा सरगुजा रायगढ़ में आपको मिलेंगे भाई, कोरबा के अंतर्गत। अबूझमाड़ पहाड़ी की अगर बात करेंगे तो आपको मिलेंगे नारायणपुर के अंतर्गत। मैकल रेंज, तो मैकल रेंज हमारा कहां है भाई, मैकल पहाड़ी राजनांदगांव के। अब इसके आधार पर उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ए का 5 है तो ए का 5 कहीं दिख रहा है भाई, ए का 4, ए का 4 कहीं है, तो ये आपके दो जगह ए का 4 दिख रहा है। उसके बाद बी है B5, तो B5 कहां पर है आपका, यहाँ B5। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ई वाला, ABCDE 5 ऑप्शन डाल दिए इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चले अगला देखते हैं भाई। इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। अब पूछा गया छत्तीसगढ़ का जो मैक्सिमम जो क्षेत्र है, तो मैक्सिमम क्षेत्र हमारे किसके अंतर्गत, पहाड़ों के अंतर्गत आते हैं, या मैदानों के अंतर्गत है, या पठारों के अंतर्गत है, या पाट प्रदेशों के अंतर्गत। अगर छत्तीसगढ़ के टोटल क्षेत्र की अगर बात करें, सर्वाधिक क्षेत्र की अगर बात करें, सर्वाधिक क्षेत्र हमारे आते हैं पठारों के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, पठारों के अंतर्गत आते हैं भाई, ये हमेशा याद रखना है। छत्तीसगढ़ का मैदान हमारा सबसे बड़ा है ऐसा करके बोलते हैं, लेकिन ओवरऑल पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कैलकुलेट करेंगे तो किसकी संख्या ज्यादा मिलेगी, पठारों जो है। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्र हमारे पठारों के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में आपको पहचान करना है कि कौन सा जो है युग्म असत्य है। असत्य की अगर बात करेंगे, इसमें ऊंचाई दिया हुआ है और पहाड़ों के नाम दिए हुए हैं। मैन पाट की अगर बात करेंगे तो मैन पाट हमारा क्या है, बिल्कुल सही है भाई, मैन पाट हमारा 1152 मीटर आपको देखने मिलेंगे। धारी डोंगरी जो है आपका लिखा हुआ 899, तो धारी डोंगरी 899 ना होकर के ये, सॉरी धारी डोंगरी जो है 999 ना होकर क्या है भाई आपका, ये 899 है।
ठीक है भाई। धारी डोंगरी जो पहाड़ी की अगर बात करेंगे महासमुंद में आपको मिलेंगे, कहां पर है भाई ये महासमुंद के अंतर्गत जो है शिशुपाल पहाड़ी है, शिशुपाल पहाड़ी। शिशुपाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी में से एक है, 899 मीटर जिसकी ऊंचाई है धारी डोंगरी जो। गौरलाटा की अगर बात करें तो गौरलाटा छत्तीसगढ़ की, ओवरऑल छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है जो सामरी पाट के अंतर्गत आता है। सामरी पाट बलरामपुर जो है, सामरी पाट बलरामपुर जिला जो है इसके अंतर्गत आता है। और नंदीराज की अगर बात करेंगे तो नंदीराज की ऊंचाई कितनी है भाई 1210 मीटर है, ये भी आपका सही है। ठीक है, इसकी अगर नंदीराज की अगर बात करेंगे तो दंतेवाड़ा की जो बैलाडीला की पहाड़ी है, बैलाडीला पहाड़ी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है नंदीराज, और छत्तीसगढ़ की ये दूसरे नंबर की सर्वाधिक ऊंची चोटी है भाई। ठीक है भाई, तो इसमें हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, इसमें कौन सा कथन असत्य है, तो धारी डोंगरी आपका 999 ना होकर क्या है भाई 899 इसकी टोटल ऊंचाई है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। अगला देखिए, चंवर ढाल क्या है। अब चंवर ढाल स्थित है पूछा है, चंवर ढाल की अगर बात करेंगे तो चंवर ढाल कहां स्थित है। ठीक है भाई, चंवर ढाल आप देखेंगे तो चंवर ढाल आपको मिलेंगे इसके हिसाब से आप देखेंगे ऑप्शन के हिसाब से तो बिलासपुर के मैदान के भीतर आते हैं। चंवर ढाल क्या है भाई, चंवर ढाल आपका एक पहाड़ी है जो रायगढ़ जिला के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, रायगढ़ जिला के अंतर्गत स्थित है चंवर ढाल की पहाड़ी, और इसी पहाड़ी के अंतर्गत आपको मिलेंगे जो सिंघनपुर की गुफा है, सिंघनपुर गुफा, कबरा पहाड़। ठीक है, कबरा पहाड़ ये आपको देखने मिलेंगे कहां पर भाई, इसी चंवर ढाल की पहाड़ी में आपको ये सिंघनपुर की गुफा मुख्य रूप से लिया जाता है, इसी पहाड़ पर स्थित आपको देखने मिलेंगी। कहां पर है, तो रायगढ़ जिला के अंतर्गत। अब ये आता किसके अंतर्गत है, तो बिलासपुर के मैदानों में ये आता है। बिलासपुर का मैदान अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है ये वाला हिस्सा बीच में जो है, ठीक है, जो बिलासपुर जिला हो गया, जांजगीर चांपा, शक्ति, रायगढ़, सारंगढ़ हो गया, ऊपर का कोरबा वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, यहाँ से मुंगेली वाला क्षेत्र हो गया, ये मैदानी क्षेत्र पूरे आते हैं, इसी के अंतर्गत आपका ये चंवर ढाल की पहाड़ी स्थित है भाई। चलिए आगे देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है, इस राज्य की किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती के नाम से जाना जाता था। कौन सी पहाड़ी और क्षेत्र है जिसको सुक्तिमती के नाम से जाना जाता था भाई, तो हमारी जो सिहावा पहाड़ी है, सिहावा कहां पर भाई, आपका धमतरी जिले के अंतर्गत जो महानदी का उद्गम है। ठीक है, इस धमतरी के सिहावा पहाड़ी को पुराना नाम क्या है भाई, प्राचीन काल में सुक्तिमती के नाम से जाना जाता था इसे। ठीक है भाई, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। ठीक है, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है। छुरी जो पहाड़ी है आप देखेंगे, छुरी का अधिकांश भाग किस जिले में वितरित है। छुरी की पहाड़ी आप देखें तो हम देखते हैं भाई, छुरी उदयपुर, छुरी उदयपुर मतरिंगा, छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी। ठीक भाई, छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी है। ये पहाड़ी अगर बात करेंगे तो आपके 3 जिलों में इसका विस्तार आपको देखने मिलेगा। कहां पर है भाई, कोरबा, सरगुजा और रायगढ़, जिसको हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं भाई, छुरी उदयपुर मतरिंगा की पहाड़ी कहते हैं, जो 3 जिले कोरबा, सरगुजा और रायगढ़ में इसका विस्तार आपको देखने मिलेंगे। अब पूछा है कि छुरी पहाड़ी का अधिकांश भाग किस जिले में है, तो छुरी अगर बात करेंगे तो छुरी ही जगह आपको कहां पर मिलेंगे, ये तो कोरबा में ही स्थित है, तो इसका अधिकांश भाग भी कहां पर स्थित होगा भाई, कोरबा में ही स्थित होगा, इसका अधिकांश भाग भी कोरबा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, अगला क्वेश्चन। अब ये चंवर ढाल क्या है करके इससे पहले ही क्वेश्चन में आपको बता दिया क्या है भाई, ये एक पर्वत है, पर्वतों की श्रृंखला अगर बात करेंगे तो एक पर्वत है। चंवर ढाल क्या है, आपका पहाड़ है जो रायगढ़ जिले के अंतर्गत स्थित है। अगला देखिए, अलबक्का की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, पूछा है अलबक्का की पहाड़ी। अलबक्का की पहाड़ी की अगर बात करेंगे, ये सीधा सीधा आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अलबक्का की पहाड़ी आपका स्थित है बीजापुर जिले के अंतर्गत ये स्थित है, बीजापुर जिले में आपको देखने को मिल जाएंगे अलबक्का की पहाड़ी। अगला है नाडापल्ली गुफा, जो है नाडापल्ली की गुफा कहां पर स्थित है, तो ये तो पुराने क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है एग्जाम के अंतर्गत, व्यापम में भी पूछा गया है, सीजीपीएससी के अंतर्गत भी पूछा गया। नाडापल्ली की गुफा किस जिले में स्थित है, जिले की अगर बात करें तो ये बीजापुर जिले के अंतर्गत आती है। नाडापल्ली की गुफा कहां है, तो बीजापुर जिले में है। अगला देखिए,
अल्बामा हिल कहां पर स्थित है? अब ये आया हुआ था सीजीपीएससी में क्वेश्चन जो है, अल्बामा हिल, जिसमें ऑप्शन गलत थे, बाद में विलोपित कर दिए, तो इसका हम सही उत्तर लेकर आए हैं। अल्बामा की हिल की अगर बात करेंगे कहां पर है, तो ये है आपके बीजापुर जिले में। पहली बात तो बीजापुर सब में मिलेगा, ठीक है। तो बीजापुर अपलैंड के जो है दक्षिण पश्चिम, जो दक्षिण पश्चिम वाले हिस्सा है, जो तेलंगाना से लगा हुआ वाला क्षेत्र है, वहां पर ये स्थित है आपका अल्बामा हिल्स। बीजापुर जिले के जो है दक्षिण पश्चिम में आपको देखने मिलेंगे अल्बामा हिल्स जो है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। आगे अगला क्वेश्चन आपका है, अबू झमाड़ पर्वतमाला भाग, अबू झमाड़ पर्वतमाला भाग है, मतलब किस भाग का हिस्सा है, पूछने का मतलब यही है। तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो यहाँ किसका हिस्सा है भाई, तो मेन आप पेंड्रा उर्मी पठार का हिस्सा है क्या, ठीक है, नहीं है इसका भी। दंडकारण्य पठार के अंतर्गत ही आता है। दंडकारण्य के पठार की अगर बात करेंगे, दंडकारण्य का पठार, इसके अंतर्गत हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 4 पार्ट में आप देखेंगे ये छत्तीसगढ़ का मान लो नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको देखने मिलेंगे छत्तीसगढ़। इसमें आप देखेंगे तो दंडकारण्य पठार के अंतर्गत एक बेसिन जो आता है, इसको कोटरी बेसिन कहते हैं, कोटरी बेसिन। कोटरी बेसिन के नीचे यहाँ नारायणपुर में पहाड़ी श्रृंखला है, पहाड़ी क्षेत्र है, इसी पहाड़ी को अबू झमाड़ की पहाड़ी कहते हैं, अबू झमाड़ की पहाड़ी, इसे अबू झमाड़ की पहाड़ी कहते हैं। नीचे वाला हिस्सा अगर देखेंगे, ठीक है भाई, नीचे वाला ये सुकमा और बीजापुर वाले क्षेत्र, इसे कहते हैं बस्तर का मैदान कहते हैं, बस्तर का मैदान कहते हैं। और ये पूरा हिस्सा जो बचा हुआ है, जो सबसे बड़ा हिस्सा है इसका, इसे कहते हैं आप बस्तर का पठार कहते हैं, इसे कहते हैं बस्तर का पठार। ये 4 भाग में डिवाइडेड होते हैं, कोटरी बेसिन, अबू झमाड़ की पहाड़ी, बस्तर का मैदान और बस्तर का पठार। 4 हिस्से आपको देखने मिले। पूछा है अबू झमाड़ पर्वतमाला किसका हिस्सा है, तो कौन से पर्वत किसका हिस्सा रहेगा भाई, दंडकारण्य पठार का ये हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला है क्वेश्चन पूछा हुआ है, दंडकारण्य योजना कार्यान्वित की गई थी। अब ये पूछा गया है कि दंडकारण्य योजना है, ये योजना किससे संबंधित है, किससे संबंधित है भाई। अगर ये आपको पता होगा, ये चालू किया गया था दंडकारण्य योजना 1972 के अंतर्गत ये योजना चलाई गई है, 1972 के अंतर्गत। अब हुआ क्या था भाई, 1972 में अगर आपको पता होगा तो 1972 में चल रहा था आपका भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय ही आपको देखने मिलेंगे जो पूर्वी पाकिस्तान, जो वर्तमान में हम क्या कहते हैं जिसको बांग्लादेश, ठीक है, वहां के जो लोगों को क्या है विस्थापित किए गए थे, और विस्थापित कर कई जगह जो है छत्तीसगढ़ में बसाए थे। तो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान का बांग्लादेश, यहाँ के लोगों को, विस्थापितों को क्या भाई बसाने के लिए एक योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना है, दंडकारण्य योजना। तो इन्हें कहां पर बसाया गया था भाई, अगर वर्तमान में आज देखेंगे आप, ठीक है, बहुत सारे बंगाली जो लोग हैं उन लोगों को बसाया गया है कहां पर, पखानजूर। पखानजूर जो है, पखानजूर में आपको देखने को मिल जाएंगे। पखानजूर, पखानजूर कहां है आपका, कांकेर, कांकेर जिला के अंतर्गत जो पखानजूर एरिया है, इस क्षेत्र में जो है, यहां से जो पूर्वी पाकिस्तान से आए लोगों को बसाया गया था। किस योजना के तहत बसाया गया है, तो आपका दंडकारण्य योजना है। कब चलाया गया है, तो 1972 के अंतर्गत ये चलाया गया भाई, ये आपका योजना था भाई, ठीक है। अगला देखिए भाई, आगे आगे क्वेश्चन है, गोलापल्ली का पठार किस तहसील के अंतर्गत आते हैं। गोलापल्ली का अगर पठार की अगर बात करें, पठार भी है पहाड़ी भी है, गोलापल्ली पहाड़ी भी कह देते हैं कई बार। जो सुकमा वाला क्षेत्र है, लास्ट में सुकमा जिले के जो है बीजापुर से सटा हुआ आपको देखने मिलेंगे गोलापल्ली पठार आपको देखने मिलेगी। अब नीचे में आप देखेंगे तो ये तहसील जो पड़ता है आपका कोंटा तहसील आता है, सबसे लास्ट में कोंटा तहसील के अंतर्गत ही आपको क्या मिलेंगे, ये गोलापल्ली की पहाड़ी देखने को मिलते हैं भाई, कोंटा तहसील में ये स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तेलिन घाटी किन 2 उपतंत्रों को अलग करती है। तेलिन घाटी हम किसे कहते हैं भाई, जो केशकाल घाटी है, केशकाल घाटी आप देखेंगे, केशकाल घाटी में ही आपका तेलिन घाटी है, तेलिन घाटी देखने मिलेंगे। केशकाल घाटी अगर जाते होंगे आप, केशकाल घाटी आप जाएंगे तो बीच में जो घाटी बना है भाई 12 मोड़, इसी 12 मोड़ में एक मंदिर पड़ता है जिसको तेलिन माता का मंदिर कहते हैं, ठीक है, इसी को तेलिन माता का मंदिर कहते हैं। वहीं पर आपको घाटी मिलेंगी, तेलिन घाटी भी उसी को कहते हैं। अब ये जो घाटी है किन दो जो है नदियों की या 2 उपतंत्र के बीच जल विभाजक का काम करती है भाई।
अब देखेंगे केशकाल घाटी जो है इस एरिया अगर नीचे हम जाएंगे तो यहां पर आपकी नदी है इंद्रावती नदी। ऊपर आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलेंगे महानदी। ठीक है भाई, अब इंद्रावती नदी किसका है भाई? ये आपका गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है। गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है और ऊपर में आपका महानदी। तो किन दो अपवाह तंत्रों के बीच ये विभाजन का काम कर रही है? एक तो गोदावरी नदी जो है गोदावरी अपवाह तंत्र, दूसरा महानदी अपवाह तंत्र जो है अपवाह तंत्र, इन दोनों के बीच क्या कर रही है? जल विभाजक के रूप में काम कर रही है। तो देखो भाई कहां पर है आपका आंसर? गोदावरी और महानदी। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गोदावरी और महानदी के बीच ये अपवाह तंत्र, दोनों अपवाह तंत्र के बीच जल विभाजक का काम करता है। अगला देखिए, अगला क्या पूछ रहा है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य का वह कौन सा भाग है जहां ग्रीष्म व शीत ऋतु का तापांतर कम होता है? मतलब इसमें पूछा गया है तापांतर जो है सबसे कम कहां पर होता है, कहां पर जो है जो जो एकदम ज्यादा गर्मी नहीं, मतलब एकदम ज्यादा गर्मी और ठंडा दोनों का जो डिफरेंस है बहुत कम होता है। ग्रीष्म और शीत ऋतु का बोले, ग्रीष्म और शीत ऋतु का अंतर जो बहुत कम होता है करके, तो कहां पर देखने को मिलता है भाई सबसे कम? जैसे गर्मी के दिनों में आपको ज्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी और ठंडी के दिनों में एकदम ज्यादा भी ठंडी नहीं लगेगी। आपको देखने को मिलेंगे ये दंडकारण्य वाले क्षेत्र में आप देखेंगे। ये इसलिए कि दंडकारण्य क्षेत्र में गर्मी के दिनों में भी क्या रहता है? आपका तापमान बहुत ज्यादा नहीं रहता है। ठीक है, और ठंडी के दिनों में तो थोड़ा बहुत ठंडा रहेगा, लेकिन दोनों के बीच में अंतर ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर? दंडकारण्य के पठार में तापांतर सबसे कम होता है। चलिए अगला देखिए भाई, अगला अगर बात करेंगे निम्न में से कौन सी जोड़ी जो सुमेलित है करके, क्या पूछा भाई? मिट्टी है और उसके गुण के ऊपर, एक तरफ मिट्टी दे दिया है, मिट्टी के गुण के ऊपर आपको कुछ बताना है भाई। डोरसा जो है लाल रंग की बलुआ मिट्टी है, पूछा है डोरसा क्या लाल रंग की बलुआ मिट्टी है। मटासी की अगर बात करेंगे चिकनी काली मिट्टी है। अब भाठा मुरुम युक्त मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ जो है, और कन्हार जो है पहाड़ी पत्थर युक्त मिट्टी है क्या? अब इसमें मिट्टी और उसके गुण सुमेलित है करके पूछा हुआ है, क्योंकि इसमें सभी के सभी आप देख रहे हैं भाई। डोरसा की अगर बात करेंगे लाल रंग की बलुआ मिट्टी, तो बलुआ वाला तो नहीं है ये। ठीक है, मटासी की अगर बात करेंगे तो मटासी जो है आपकी चिकनी काली मिट्टी, तो चिकनी काली मिट्टी नहीं है, जबकि ये लाल पीली होती है, काली तो होती नहीं है। ठीक है भाई, और यहाँ कन्हार मिट्टी की अगर बात करेंगे जो काली मिट्टी है, ये पत्थर युक्त ना होकर ये चिकनी मिट्टी होती है, तो ये भी आपका गलत। सुमेलित क्या है भाई? भाठा मिट्टी, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? लेटराइट मिट्टी जो कहते हैं। ठीक है, भाटा मिट्टी, लेटराइट मिट्टी जो होता है ये कैसा होता है भाई? मुरुम युक्त जो है मिट्टी छोटे पत्थरों के साथ जो होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है, ये आपका सही सुमेलित है भाई। ठीक है भाई, भाटा मिट्टी कैसा होता है अभी? मुरुम युक्त मिट्टी, जैसे मुरुम जो होता है उसी के हम भाटा मिट्टी कहते हैं। अगला देखिए भाई, अगला क्वेश्चन है बस्तर के ढालों पर पाई जाने वाले मिट्टी को क्या कहते हैं? बस्तर के जो ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं भाई इसमें? तो बस्तर के दो ढालों की अगर बात करेंगे बस्तर क्षेत्र के अंतर्गत, ठीक है, इसको 4 भाग में डिवाइड करते हैं हम। मरहान, टिकरा, माल, गभार। मरहान, टिकरा, माल, गभार के रूप में आपको देखने मिलेगी। अब पूछा है कि ढालों पर पाई जाने वाली, यहां ढालों पर मुख्य रूप से टिकरा मिट्टी पाई जाती है। क्या आंसर लेना है भाई आपको? टिकरा। इनकी ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? टिकरा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर तथा दक्षिणी हिस्से में मुख्यतः किस मिट्टी का विस्तार? अच्छा, ये पूछा जा रहा है कि दंतेवाड़ा हो गया, बस्तर, कांकेर के दक्षिणी हिस्से में मुख्य रूप से किस मिट्टी का विस्तार आपको देखने मिलेंगे। अगर आप देखेंगे इसके अंतर्गत दंतेवाड़ा जिला के अंतर्गत, अगर दंतेवाड़ा के दक्षिण में जाए सुकमा में, तो लाल दोमट मिट्टी का विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। मुख्यतः अगर दंतेवाड़ा अगर लिया जाए तो दंतेवाड़ा में क्या में देखना है भाई आपको? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, बस्तर में ओवरऑल आपको लाल बलुई मिट्टी देखने को मिलती है, लेकिन अगर दक्षिणी हिस्से में अगर बात करेंगे और आप दंतेवाड़ा के दक्षिण में चले जाओगे तो लाल दोमट मिट्टी आपको देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में थोड़ा गलती टाइप का है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिट्टी धान की फसल के लिए सर्वोत्तम होती? अगर मिट्टी की अगर बात करेंगे धान की फसल के लिए बहुत अच्छी होती भाई। देखो धान कैसे एक जलगहन फसल है, धान कैसा है? जलगहन, मतलब जल की आवश्यकता होती। लेकिन धान की फसल के लिए क्या चाहिए भाई? धान की फसल के लिए जो जल है, जल रुकना चाहिए। कहां पर भाई? मिट्टी पर जो है रुकना जरूरी है। धान की वृद्धि के लिए हमारा क्या है भाई? धान की फसल के लिए
मिट्टी जल भराव थोड़ा सा रुकना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी आया चले गए, वैसा टाइप का नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की अगर देखेंगे, और धान के विकास के लिए चूना बहुत अच्छा काम करता है, चूना जो है बहुत अच्छा कार्य करता है। अब ये सारे गुण हमें कहां पर देखने को मिलता है भाई? मुख्य रूप से चूना की मात्रा जहां पर अच्छा हो, तो लाल पीली जो मिट्टी होती है इसमें चूने की मात्रा अच्छी होती है, ठीक है भाई। जो जल धारण क्षमता की अगर बात करेंगे, एकदम ज्यादा जल धारण क्षमता नहीं है, लेकिन धान की फसल के लिए बहुत अच्छी मानी जा सकती है, धान की फसल अच्छी होती है इसके अंतर्गत लाल पीली मिट्टी में आपको, ठीक है भाई। चलिए अगला देखते हैं हम। बागवानी फसलों के लिए उत्तम होता है, बागवानी फसलों के लिए उत्तम होता है मतलब भी ज्यादातर बागवानी फसलें हमें कैसे होते हैं भाई? पहाड़ी क्षेत्रों के अंतर्गत होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जल आए और ऐसे बहते हुए निकल गए, जहां पानी ज्यादा रुकते नहीं। तो बागवानी फसल मुख्य रूप से हमें लेटराइट मिट्टी में आपको देखने को मिलेंगे। बागवानी फसल कहां पर देखने को मिलता है? लेटराइट मिट्टी के अंतर्गत होती है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस भूमि को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह पानी बचाती है, कौन सी है? मतलब कहने का मतलब वो जो है उसके कम पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। कौन सी मिट्टी? यहां पर जल धारण क्षमता जिसकी सर्वाधिक होगी उसे हम कम पानी की आवश्यकता होगी, जल धारण क्षमता होती है काली मिट्टी की सर्वाधिक होती है। तो काली मिट्टी को क्या है भाई? आपको ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है, कम पानी जो है इसका कार्य हो जाता है और यह पानी बचाती है, इसलिए हम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टी का स्थानीय नाम बताइए, ठीक है। सरगुजा में जो मिट्टी पाए जाते हैं उसको किस नाम से जाना जाता है भाई? सरगुजा क्षेत्र में अगर बात करें तो सरगुजा में किस नाम से है? इसको जाना जाता है टिकरा, छावर, गाद छावर, बहारा। टिकरा, छावर, गाद छावर और बहारा, इस नाम से जाना जाता है। ये कहां पर है भाई? टिकरा, छावर, गाद छावर, बहारा, ये आपको देखने को मिल जाएंगे भाई। ये हमारा सही उत्तर होगा। ये क्या है? सरगुजा में पाई जाने वाली मिट्टी का स्थानीय नाम आपको देखने को मिलेंगे, टिकरा, छावर, गाद छावर और बहारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, लेटराइजेशन का संबंध किससे है? लेटराइजेशन किसे कहते हैं भाई? ठीक है, लेटराइजेशन का संबंध होता है आपके मिट्टी से, ये संबंधित शब्दावली है। लेटराइजेशन जो आपका लेटराइट मिट्टी, जैसे लेटराइट मिट्टी का कटाव होता है, बरसात जैसे तेज हो गई, बरसात तेज होने के बाद क्या रहे, ये जो ऊपरी परत होता है ये कटकर बह जाते हैं, ये ऊपरी परत जो रहते हैं ये बह जाते हैं। बहने के पश्चात जिस मिट्टी का निर्माण होता है इसको हम लेटराइट मिट्टी कहते हैं। अब ये जो पानी जो जल है, ठीक है, जल के जो ऊपरी परत इसको बहाकर ले जाती है, अब जो मिट्टी निर्माण बन रहा है वो लेटराइट मिट्टी कहते हैं। अब इसी प्रक्रिया को हम क्या कह देते हैं? लेटराइजेशन कहते हैं, ठीक है भाई। चलिए, तो लेटराइजेशन का संबंध किससे है? तो मिट्टी के निर्माण से। अगला देखिए, लाल पीली मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अभी मैं बताया था भाई, लाल पीली मिट्टी में मुख्यतः क्या पाया जाता है? पर्याप्त मात्रा में आपको चूना देखने को मिलेंगे, इसलिए छत्तीसगढ़ के मैदान में मैक्सिमम आपका धान की फसल होती है भाई। चलिए अगला देखिए, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मटासी मिट्टी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो, इस मिट्टी का अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है भाई। क्या ये सही है? भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक, जनरली तो भाटा मिट्टी मतलब आपकी लेटराइट मिट्टी, लेटराइट जो है लेटराइट मिट्टी जबकि ज्यादा ऊंचाई पर रहते हैं, और वही आपकी कन्हार मिट्टी से अपेक्षा कम, जबकि कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर होता है। तो ये कथन क्या लिखा भाई? बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है। तो आपका यही क्या हो जाएगा? सत्य कथन नहीं है, पूछा हुआ है, सही नहीं, तो यही आपका सही नहीं है, ये उल्टा लिखा हो। भाटा मिट्टी की अपेक्षा जो है कम जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं और कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो दिया हुआ है, यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है, तो बिल्कुल सही भाई, कन्हार मिट्टी से तो बिल्कुल कम होती है। इस मिट्टी में जो है लोहे की मात्रा अधिक होती है, तो इस मिट्टी में अगर बात करेंगे तो लोहे की मात्रा भी पाई जाती है, ठीक है भाई। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है, तो इस मिट्टी में रेत की मात्रा भी अधिक होती है, ठीक है। चलिए, इसमें जो आपका पहला कथन ये क्या होगा? असत्य है, ठीक। अगला देखिए, इसमें छत्तीसगढ़ की छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाले काली मिट्टी को क्या कहते हैं? जैसे कि उच्च भूमि जो है, उच्च भूमि के अंतर्गत पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है भाई? अब काली मिट्टी की अगर बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ काली मिट्टी को हम क्या कहते हैं भाई? कन्हार माटी कह देते हैं, कन्हार माटी कह देते हैं, ठीक है। ठीक, इसके अलावा इसको रेगुर के नाम से भी जानते हैं,
रेगुर मिट्टी भी इसी को कहते हैं। साथ ही साथ अगर ज्यादा ऊंचाई पर अगर उच्च भूमि में अगर पाए जाते हैं काली मिट्टी, उसे भर्री मिट्टी के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं भाई? भर्री मिट्टी। तो भर्री मिट्टी भी काली मिट्टी को ही कहा जाता है। तो अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली काली मिट्टी को ही क्या कहते हैं? भर्री मिट्टी कहते हैं भाई। इतना आपको देखने को मिलेगा भाई। क्लियर? यहां तक हम छत्तीसगढ़ के ज्योग्राफी के कुछ कुछ क्वेश्चन पर चर्चा की है, जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल होंगे भाई। आने वाले और भी सीरीज में लेकर आऊंगा, जो कंटिन्यू आपके चलते रहेंगे। छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, बहुत सारे मैं करवाने की कोशिश करूंगा भाई। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।